बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदेद। नाज़रीन, 25 दिसंबर को लाहौर प्रेस क्लब के होने वाले इलेक्शन धांधली की नज़र हो गए और अब वो इलेक्शन इतवार को फिर हो रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन कभी एक फेस्टिवल हुआ करता था और सहाफ़ी कारकुन जो थे वो एक साल के लिए लाहौर प्रेस क्लब की लीडरशिप का इंतखाब करते थे। बड़ा पुरअमन सा माहौल होता था। सहाफ़ी एक दिन के लिए इकट्ठे होते, वोट डालते और बड़े पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन पाया तकमील को पहुंच जाता। लेकिन अब की बार ये इलेक्शन भी कौमी इलेक्शन का मंजरनामा पेश करता रहा। आज इस इलेक्शन पे बात करेंगे जहां पर गैर मरई मुदाखलत यहाँ पे देखने में आई। पैसे की फरावानी इस इलेक्शन में जो कभी कभी भी नहीं हुआ करती थी वो भी देखने में आई। धांधली हुई, कब्ज़ा माफिया जैसे इल्ज़ामात लगे। इन सारी बातों की हकीकत क्या है और अब जो इतवार को प्रेस क्लब के इलेक्शन होंगे वो कितने शफाफ होंगे, इस पर बात करेंगे। और साथ दूसरा जो मौजू होगा हमारा वो है सेहत इंसाफ कार्ड का। हुकूमत ने आम आदमी के इलाज के लिए सेहत कार्ड मुतारफ़ करवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में ये प्रैक्टिस पहले हो चुकी है। अब पंजाब में हुकूमत ने ऐलान किया है कि मरहलावार पूरे पंजाब के लोगों को हेल्थ कार्ड के ज़रिए इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जाएगी। ये हेल्थ कार्ड है क्या, इसके पाकिस्तान की मईशत पे क्या असरात होंगे और क्या आम आदमी को वाकई वो फ़वाइद मिलेंगे जिनका तज़किरा किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शहरियार साहब, ख़ास तौर पर हेल्थ कार्ड के इशू के हवाले से इनसे बात करेंगे। और टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं जनाब रिजवान रज़ी साहब। रिजवान रज़ी साहब माहिर मईशत भी हैं, उनसे हम ये प्रेस क्लब के इलेक्शन पे भी बात करेंगे और मईशत पर और ख़ास तौर पर हेल्थ कार्ड के हवाले से भी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आगाज़ मेरे ख्याल रिजवान साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान रज़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, ये लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन को क्या हुआ? यहाँ पे भी गैर मरई मुदाखलत देखने में आई, कब्जा माफिया की बातें हुई, पैसा चला इस इलेक्शन में, धांधली हुई, काउंटिंग के वक्त ये सारा कुछ अमल रोकना पड़ा और उसके बाद फिर अब इलेक्शन हो रहा है। ये सारे माहौल को आप कैसे देखते हैं? अनीफ कमर साहब, मसला ये है कि हमारी कौमी सियासत की तरह जैसे जैसे स्टेक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोग जो हैं उनके बारे में अपने परसेप्शन को जिस तरह मतलब कि मुख्तलिफ दीगर शोबाजात हैं, अब मैं क्या नाम लूं उनका, कि उनके बारे में जी इतने अरब रुपए में हैं, वो फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं ना उस शोबे के लिए। तो इसी तरह जब प्रेस क्लब के बारे में मुख्तलिफ हम बातें करते हैं और लोग सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ पे क्या कुछ है, तो फिर नॉन स्टेट एक्टर जिस तरह सरगर्म हो और तो मुआशरे का बिगड़ जाता है, इसी तरह नॉन जर्नलिस्टिक एक्टर्स जो हैं वो सरगर्म हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सहाफत छोड़कर अपने दीगर शोबाजात को दीगर शोबाजात को कोई ह्यूमिलिएट करना नहीं था, वो भी इतने ही रिस्पेक्टेबल है, इतनी सहाफत रिस्पेक्टेबल है। लेकिन जब वो सहाफत छोड़ गए हैं और सहाफी की जो तारीफ 1973 के आइन के अंदर की गई है कि वो शख्स जिसका ब्रेड एंड बटर जीना और मरना है वो सहाफत हो और उसका कोई और दीगर जरिया आमदन ना हो, वो सहाफी कहलाएगा। तो उस सूरत के अंदर उन अफराद को खुद ही चाहिए कि वो ये काम जो कुछ अर्सा पहले तक वो करते रहे हैं वो छोड़ दें, और जब वो इसरार करके शोबे में आने, कब्जा जमाने या अपनी मनमानी करने का इरादा जाहिर करते हैं तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। ये प्रोफेशनल सहाफ़ी जिसकी तारीफ आपने भी की, जिसका रोजगार भी मुआश भी इससे वाबस्ता हो और इस प्रोफेशन को वो एक एक्टिव जर्नलिस्ट के तौर पर ज्वाइन किए हुए हो, वो सहाफ़ी होता है। तो क्या ऐसे प्रोफेशनल सहाफ़ी वाकई इतने कमज़ोर हो गए हैं कि कब्जा माफिया हाईजैक कर रहे हैं उनके मेन एंटिटी प्रेस क्लब को भी? देखिए, जिस तरह हम सहाफ़ी इतनी कमियां कजियां या कोताहियां मुआशरे के अंदर मौजूद हैं वो अपने साथ लेके आते हैं। अगर आप मुझे ये कहें कि जनरल इलेक्शन के अंदर वोट बिकते हैं तो प्रेस क्लब के इलेक्शन में वोट नहीं बिकेंगे, बिकेंगे उसी रेशो से बिकेंगे जिस रेशो से जनरल इलेक्शन के अंदर वोट बिकते हैं, क्योंकि ये इसी मुआशरे का हिस्सा है ना। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर आप पूरे इलेक्शन के ऊपर वो नहीं फेर सकते। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जिस तरह हमारा मुआशरा है
और हमारे आम जनरल इलेक्शन होते हैं या किसी यूनियन के इलेक्शन होते ही प्रेस क्लब के इलेक्शन भी हैं, इसमें वो तमाम कबाहतें जाती हैं, लेकिन वो जितनी रेशो में पाई जाती हैं मुआशरे में, अगर उतनी रेशो में ही रहें कबूल होंगी, लेकिन अगर वो डोमिनेट कर जाएं और बिल्कुल सरफेस पे तैरती नजर आए तो फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। इस वक्त डोमिनेट कर रही हैं जी, इस वक्त बाजार वो चीजें जो है वो डोमिनेट करते हुए नजर आ रही हैं। अब सियासी पार्टियां जो हैं या सियासी अफराद जो हैं, उनका क्या काम है कि वो प्रेस क्लब के में मिलियंस ऑफ रुपया खर्च करें, मुख्तलिफ लोगों को फोन करके कहें कि आपने इधर वोट डालना है और आपने इधर वोट नहीं डालना, उनके पीआरओ एक्टिव हुए हों, ये बुरी बात है, ये ज्यादती वाली बात है। तो बहरहाल उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे दोस्तों को भी इसकी मजामत करनी चाहिए। इस तरह हो रहा है इस वक्त सियासी कुव्वतें या सियासी लोग जी जो मुदाखलत कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने उसके ऊपर एक व्लॉग भी किया था और उन अनासर की निशानदेही भी की थी कि ये लोग जो हैं ये हरकत कर रहे हैं, इन्हें नहीं करनी चाहिए, ये मुनासिब नहीं लगता कि हम अब उनका नाम लेके और उनको करें। लेकिन वो चूंकि सोशल मीडिया व्लॉग है तो मैंने उनको नाम लेके ये कहा था, अब तो इसी मीडिया है तो इसलिए मुनासिब नहीं लगता नाम लेना। रिजवान साहब, डेमोक्रेटिक फोर्सेस की बड़ी आवाज़ जो है वो जर्नलिस्ट उठाते हैं और लाहौर प्रेस क्लब इसका मजहर होता है, यहाँ से जमहूरियत के लिए आवाज़ उठती है। अगर इसी तरह की प्रैक्टिस इलेक्शन में हुई जिस तरह की 25 दिसंबर को की गई, तो क्या ये बजाते खुद जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह नहीं होगा? देखिए, जमहूरियत के लिए तो नुकसानदेह होगा और है भी, लेकिन हम जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, हमें चाहिए कि हम इस क्लब के अंदर, इस इलेक्शन के अंदर जो है वो उसको रिजेक्ट करने के लिए आगे आए ना, और उसको मुस्तरद करें। जिसके बारे में ये तासुर दिया गया, कायम किया गया और उन्होंने उसकी डिनाइल भी नहीं की, उनको मुस्तरद किया जाए। बस मेरी तो इतनी सी गुजारिश है। जिस ग्रुप के बारे में भी ये तासुर दिया गया। आपने सियासी फोर्सेस की मुदाखलत के बारे में बात की, अपने वीलॉग में भी उसका जिक्र किया, आपने नाम लेकर किया, हम यहाँ पे चले नहीं, नाम नहीं लेते, कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन ये सारे का डिनाइल भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि ये तो बिल्कुल फिर तस्लीम शुदा बात होगी कि ऐसा ही हो रहा है। हाँ, ये मुझे मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि उसके ऊपर किसी ने डिनाइल भी जारी किया, चले हमें ना करते किसी और जगह पे कर दिया जाता, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये तस्लीम किया गया कि जी ना सिर्फ वो मुदाखलत कर रहे हैं बल्कि आइंदा भी जारी रखेंगे। तो ये ज्यादती वाली बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को इसके खिलाफ मजामत करनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप, कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और किसकी हमायत में वो वोट डालते हैं। लेकिन ये बाहर से कोई आके जर्नलिस्टों के इलेक्शन को मैनूवर करके नताइज तब्दील कर जाए, ये कम्युनिटी की बेइज्जती वाली बात है। अच्छा, इलेक्शन पहले भी होते हैं, कभी 2 ग्रुप खड़े हो जाते हैं, पिछली दफा 3 ग्रुप हुए थे, इस दफा 4 ग्रुप मैदान में आए और एक सदारती उम्मीदवार अलग से आ गए, यानी 5 सदारती उम्मीदवार और 4 ग्रुप्स। तो ये माजी में भी कभी ऐसा हुआ है? आपने वीलॉग में कहा है कि ये भी किसी तयशुदा प्लान और एजेंडे का हिस्सा था, तो वाकई ये भी किसी एजेंडे का हिस्सा है कि ये 4 ग्रुप और 5वां आजाद उम्मीदवार? देखिए, इस हवाले से ना मैं आपको एक बात अर्ज करता चलूं। 1988 के इलेक्शन के अंदर पार्लियामेंट में जो सियासी जमातों की नुमाइंदगी थी वो तकरीबन कोई अगर मेरी याददाश्त साथ दे रही तो वो कोई 48 सियासी जमातें थी जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी थी। और जब 1996 के इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त वो जमातें घट के 17 रह गई हुई थी, 17 रह गई थी या 7 रह गई थी, मुझे फिगर में मिक्स कर रहा हूं। ये जमहूरियत एक प्रोसेस होता है। हमारे बहुत सारे बच्चे बरखुरदार, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से उनको मेंबरशिप्स मिली, अभी उन्होंने मैच्योर होना है जमहूरियत के हवाले से और इसी प्रेस क्लब ने ही उनकी जमहूरी तरबियत करनी है। आपको 2-4 इलेक्शन होने दें, ये 4 नहीं, फिर आपको 2 कैंडिडेट नजर आएंगे, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, 2 सेक्रेटरी के कैंडिडेट। ये हम रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं क्योंकि हमने मैसिव किस्म की मेंबरशिप कर दी है प्रेस क्लब की। तो हम उसकी तस्वीर भी जारी रखें, स्कैनिंग भी जारी रखें और साथ में हम जो है वो उन बच्चों की तरबियत भी करें जमहूरी रवैयों के हवाले से। तो अगले 1 या 2 इलेक्शन में आपको फिर वही 2 पे वापस आती हुई बातें नजर आ जाएंगी।
अच्छा रिजवान साहब, आपने सियासी मुदाखलत की बात तो कर ली, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। आप तो कहते हैं कि अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी चाहिए। तो इस हवाले से ये जो प्रेस क्लब की इलेक्शन है, इनको आज़ादाना और शफाफ करवाना ये इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी थी। तो आफ्टर ऑल जो कुछ भी हुआ 25 दिसंबर को, उससे क्या नाअहली साबित नहीं होती इलेक्शन कमेटी की और इलेक्शन कमिश्नर की? मसला ये है ना कि वो भी तो अपने भाई है ना जी, वो भी अपने दोस्त हैं, हमारे लाइफ मेंबर्स हैं। हमें उनको भी डांटना चाहिए और उनकी भी गोशमाली करनी चाहिए, लेकिन अंदर बिठा के। और बिल्कुल उनको ज्यादा अग्रेसिवली जो कवानीन थे उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था उस वक्त इलेक्शन के हवाले से। जो उन्हें ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने चाहिए थे। अगर प्रेस क्लब का कोई मुलाजिम उसके अंदर इन्वॉल्व पाया गया था, तो बजाय इसके कि उसको छोड़ा जाए कि जी अगली इलेक्टेड बॉडी एक्शन लेगी, उन्हें उस मुलाजिम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। वो साहब जो हैं, जो मुलाजिम पकड़े गए हैं, वो पहले भी 2 दफा इस तरह की सरगर्मी के अंदर मुलव्वस थे और रंगे हाथों पकड़े गए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनके इख्तिदार में वो पार्टी आती है जिसको वो मुफाद पहुंचा रहे होते हैं। तो वो पार्टी उनको ना सिर्फ के कुछ नहीं कहती, बल्कि उनको प्रमोट भी कर देती है। तो अगर इस तरह फिर मुलाजिम साहब पकड़े गए हैं, तो हमें चाहिए था कि हम उनको पनिश करते, उनको पेनलाइज किया जाता है और इस इलेक्शन प्रोसेस से उनको अलग कर दिया जाता कि हर दफा यही क्यों खड़िया जाता है भाई। ठीक है, सिर्फ एक दफा वही नहीं पकड़ा गया, और साहब भी पकड़े गए जिनके बारे में प्रेस रिलीज भी दे दी इलेक्शन कमेटी ने कि वो इलेक्शन कमेटी की इजाजत के बगैर बैलेट बॉक्सेस तक जा पहुंचे, उनके बारे में भी। और एक जिस तरह आपने मुलाजिम का जिक्र किया, ये भी, ये सारा कुछ तो हो गया, उनको कोई सजा नहीं मिली, कोई कुछ नहीं हुआ, और जिन लोगों ने आवाज उठाई उनको वोट कैंसिल करने की धमकियां दी जा रही हैं। हाँ, ये ज्यादती वाली बात है। लेकिन ये है कि इलेक्शन कमेटी जो है उनको इलेक्शन कमीशन की तरह अपना जो पावर्स हैं वो अज्यूम करनी चाहिए और उसमें जो है वो करना चाहिए, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा रिजवान साहब, एक और बात, बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, लाहौर में ख़ास तौर पर, ये सहाफ़त का गढ़ है ये शहर, लाहौर प्रेस क्लब के आप जैसे बड़े मुअज़्ज़ज़ सीनियर लोग मेंबर हैं, जिनको अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल है, क्लब की इज़्ज़त का भी ख्याल है, कम्यूनिटी का वक़ार भी वो मलहूज़ खातिर रखते हैं। तो जिस तरह के सवालात उठाए गए इस इलेक्शन कमीशन पर और इलेक्शन कमेटी पर, और जिस तरह ये मुतनाज़ हो गई, ये डिसेंसी का तकाजा ये नहीं था कि यस खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाते, किसी और को कहते कि आप इलेक्शन करवाएं? अच्छा, उसमें ना टेक्निकल इशू मुझे ज्यादा लगता है, क्योंकि फिर आपको जनरल पार्टी बुलाना पड़ती थी और जनरल पार्टी के अंदर आपको पता फसाद पड़ जाना था। अगर आप जब इस कदर मुतनाज़ा मुनसफ हो जाए कि एक ग्रुप ने, आपको याद है कि रात उन्होंने बाइकाट का ऐलान कर दिया है, एक ग्रुप बाकायदा बाइकाट कर रहा है और फिर इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर कौन उसी बॉडी की मौजूदगी में, उसी इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में अगले इलेक्शन की गारंटी क्या आप दे सकते हैं कि वो शफाफ होंगे जो कल होने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन जो मेरी बात हुई थी कुछ मेंबरान से, कहा था कि ठीक है आप जनरल पार्टी दोबारा बुला लीजिए और उससे इलेक्शन जो है वो रीशेड्यूल करवा दीजिए, लेकिन मसला ये है कि जनरल पार्टी को पीसफुल कौन रखेगा और उसे कंट्रोल कौन करेगा, ये एक इशू है। इस वजह से इस आर्जी इंतजाम के ऊपर इत्तेफाक के राय पाया गया। मैं जाती तौर पर इसको मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जो जवाब उन्होंने पेश किया है कमजोर वो भी नहीं है। अच्छा, कौमी सियासत के भी बात करें, हमारे सियासतदान अब गुज़श्ता कई दिनों से हमें ये बाकायदा ताना दे रहे हैं कि आप तो 1900 लोगों के वोट शफाफ तरीके से नहीं डलवा सके, हम पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इलेक्शन हाईजैक कर लेते हैं, जमहूरियत का ख्याल नहीं रखते, पैसा चलता है और वो फलां मुदाखलत करते हैं। तो आप ज़रा अपने गिरबान में तो झांके, तो हमें क्या करना चाहिए इस मौके पर बहसीयत? हमें इस तरह की बातें सुनना तो पड़ेगी, लेकिन बात यह है कि हमारे जनरल इलेक्शन के लिए हमें किसी स्टेट की मदद हासिल नहीं होती। हमारे कुछ सीनियर लाइफ मेंबर वॉलंटियरली आके इन इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं और जो इस तरह के क्लब के या यूनियन के इलेक्शन होते हैं उनको आप किसी दीगर यूनियन कंपेयर करके देख लीजिए, इंशाल्लाह हमारे यहाँ बेहतर ही होगा उससे।
और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बदौलत बहुत सारे अहबाब हमारे बच्चे बखुरदार जो है मेंबर बने हैं, जैसे ही ये इसके अंदर जेल होंगे, इसके अंदर मिक्स होंगे हमारा जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, तो इंशाल्लाह आप इसको नहीं देखेंगे, लेकिन देखना चाहिए ना जमहूरियत को भी पनपने का। रिजवान साहब, ये ट्रेड यूनियन का जो किरदार था वो भी आहिस्ता आहिस्ता प्रेस क्लब के खाते में डलता जा रहा है, बल्कि अब तो मुकम्मल ही गालबन डल चुका है। जब तक हमारी ये जो सहाफ़ी ट्रेड यूनियन है उनका बाकायदा खात्मा हुआ है, तो उसके बाद से ये प्रेस क्लब की तरफ ही ये सारा झुकाव हो रहा है। तो क्या ये ट्रेंड ठीक है कि ट्रेड यूनियन का किरदार भी अब क्लब भी अदा करेगा? देखिए, ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस थी ना, इन्होंने पहले मुदाखलत किया था यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अंदर, और अब देखिए हमारी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के 3-3 हिस्से बखरे हो चुके हुए हैं। अच्छा, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पास चूंकि एसेट्स नहीं है जिसके ऊपर लड़ाई होती, तो हर एक ने अपने घर के अंदर, अपने घर के बाहर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बोर्ड लगा लिया हुआ है। अब क्योंकि प्रेस क्लब, ये लड़ाई अब चलती हुई जवाल का ये सफर जो है वो प्रेस क्लब तक पहुंच गया, और प्रेस क्लब के पास चूंकि एसेट्स हैं बिल्डिंग्स की सूरत में, हाउसिंग सोसाइटी की सूरत में, तो लिहाजा यहाँ पे लड़ाई जो है वो यूनियन से ज्यादा खूनखार और खौफनाक होगी गैर जमहूरी और जमहूरी कुव्वतों के दरमियान, क्योंकि गैर जमहूरी कुव्वतें जो है वो यहाँ पे माली मफाद के लिए तशरीफ लाई है ना, उनका जमहूरी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आएंगी वो जमहूरी रास्ते से। कल के लिए उम्मीद क्या है कि इतवार को होने वाला ये इलेक्शन पुरअमन होगा, शफाफ होगा? आपको उम्मीद क्या है? देखिए, मेरी तो दुआ है कि कल का इलेक्शन जो है वो पुरअमन हो, शफाफ हो, और तमाम दोस्त जो हैं उसके नताइज को तस्लीम करें, और अगर किसी को कोई शिकवा रह भी जाए तो वो अगले इलेक्शन में खड़ा होकर निकाल ले, लेकिन मौजूदा नताइज को तस्लीम करने की हम रवायत डालें, क्योंकि हम लोगों को जब ये कहते हैं कि वो मतलब कि हम लोगों से जब एक्सपेक्ट करते हैं तो पहले हमें अपना किरदार भी दिखाना चाहिए। चले रिजवान साहब, इस टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं मुख्तसर सा, और ब्रेक के बाद हेल्थ जो कार्ड है उस पर बात करेंगे। मेरे साथ ही रहिएगा नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा। जी नाज़रीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सेहत इंसाफ कार्ड पे बात करेंगे, और डॉक्टर शहरियार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, रिजवान साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किए हुए हैं। आप ये बताइए कि ये जो सेहत इंसाफ कार्ड की जो स्कीम हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाई है पंजाब में, इससे वाकई हुकूमत के जो दावे हैं उनकी तस्दीक होगी, आम आदमी का भला होगा सेहत के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत एक बात करती है कि रियासत मदीना है या तमाम लोगों की जो ज़रूरियात हैं अवाम की, सॉरी, वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, तो हुकूमत उस बेसिकली मंसूबे के ऊपर अमल पैरा है। अब अगर हम इन सेहत इंसाफ कार्ड की तरफ जाएं तो पहली तो बात यह कि मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इसके नाम के ऊपर जो है ना वो कंसर्न है। अच्छा, नाम पे एतराज़ है। सही बात है, भी है या सिर्फ काम की तरफ भी मैं आता हूँ। हम पहले सुनते आए हैं कि जी ये फ़लाँ के नाम पे रखा गया इंस्टीट्यूशन या अस्पताल, फ़लाँ के नाम पे, किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो यहाँ पर भी वो वाला जो एक फार्मूला था वो अप्लाई होना चाहिए था कि इसका इंसाफ नहीं होना, इंसाफ या कम से कम इसकी कलर स्कीम चेंज हो जाती थोड़ी सी, ये वो पब्लिसिटी तो करनी होती है। अच्छा, दूसरी बात है कि एक मंसूबा है जिसमें क्या होगा कि जी हेल्थ इंश्योरेंस तमाम लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, और लोग अपना इलाज कराएंगे प्राइवेट सेक्टर से या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल से, और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो प्रीमियम देगी। ये 399 अरब का मंसूबा है टोटल, तकरीबन 400 अरब का। तकरीबन 400 अरब का। अब सवाल ये है कि आप देखें कि आप अपनी IMF की अगली किस्त देख लें कि आपने कितनी पे करनी है, 180 अरब, जिसके लिए आप भागदौड़ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप 400 अरब लगाएंगे। 80 अरब रुपए अभी तक इसके लिए रखे गए हैं, बाकी के पैसों का भी कोई पता नहीं कि वो कहाँ से आएंगे, क्या होगा। लेकिन इलाज आम आदमी को मिलेगा, बट उसके मिलने में जहाँ तक मेरे कंसर्न है, शफाफियत होनी चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, क्या लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि वो इसको शफाफ तरीके से इस्तेमाल कर सकें, कि आपके पास पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है इसको मॉनिटर करने का, इसको एवेलुएट करने का, इसका ऑडिट करने का। ये तो नहीं है कहीं कि आप इस चक्कर में
कि आप लोगों को सहूलियात दे रहे हैं। आपने जो पब्लिक सेक्टर का एक हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है 70 सालों में, 72 सालों में, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, होगा क्या? इसमें ये है कि हुकूमत कह रही है कि इससे आम आदमी को एक अच्छी सर्विस मिलेगी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जहां वो नहीं जा सकता बिल्कुल, वहां पे इलाज के लिए जाएगा, बिल्कुल, 10 लाख रुपए उसको मिलेंगे बिल्कुल। इलाज के लिए। तो ये ज़ाहिर तो नहीं, खुशनुमा ही देखने लगता में है। खुशनुमा लगता है, लेकिन ये है, पहली बात तो ये कि हुकूमत ने जो इतने पैसे हुकूमत दावा कर रही है कि उसने सारे के सारा प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर शिफ्ट कर दिया। वहाँ डॉक्टर इज़ टू डिसाइड कि आपने कौन सा टेस्ट करना है, उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी प्राइसिंग, उसकी सारी चीज़ों का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आपको अगर 10 लाख रुपए की कवरेज मिली है 1 साल की, जो कि मैंने सुना है कि एक्सटेंडेबल है, उसमें एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं है कि आप एक सर्जरी कराते हैं, अभी पहली सर्जरी डॉक्टर हॉस्पिटल में होगी, माशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लोग कह रहे थे, तो अच्छी बात है, लोगों को सहूलत तो मिली, लेकिन उस एक सर्जरी की जो कॉस्ट है, अगर वही कॉस्ट सरकारी अस्पतालों पे लगा के आप कम से कम पैसों में ये वाली सहूलियात दे सकते थे, आपने क्या किया? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तकरीबन 400 अरब रुपए का बजट आपने इंश्योरेंस कंपनियों को देना है, ये आप अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप इस लगाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, आप 120 बेड्स के 2200 अस्पताल बना सकते हैं। 120 बेड्स के 2200 हॉस्पिटल जी। बन सकते हैं। रिजवान साहब, ये आपकी क्या राय है हेल्थ कार्ड के बारे में? देखिए, थोड़ा सा ना इसको फाइनेंशियली मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक, 1997 में, मैं स्ट्रेस करता हूँ, 1997 के अंदर एशियाई तरक्कियाती बैंक ने एक स्टडी करवाई थी और उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन हुई थी, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को, मैं उस प्रेजेंटेशन में मौजूद था। और ये हेल्थ कार्ड का जो आइडिया था वो उस वक्त हमारी ब्यूरोक्रेसी में डिस्कस हुआ था। ठीक, और इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है ये लॉसेस में जा रहे हैं और ये बहुत बड़े बड़े जिसे कहना चाहिए कि ये माफियाज की सूरत में ढल गए हैं। प्रोफेसर वहां पे बैठ के पेशेंट हंटिंग करते हैं और प्राइवेट अपने अदारों के, अपने घरों के किचन के अंदर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर बनाए हुए हैं और वहां पे जाके मरीजों को दिवा करते हैं। तो इसका इलाज क्या किया जाए? जी, तो तय ये हुआ कि जनाब एक हेल्थ इंश्योरेंस मुतारफ करवाई जाए और ये हेल्थ इंश्योरेंस की एक किस्म है। जी, देखिए, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो कहा जाता है कि जनाब अल्लाह ताला आपको जिंदा रखे, लेकिन अगर आपको कुछ हुआ और आप अल्लाह के पास चले गए तो आपके बच्चों को मिलेंगे 20 लाख रुपए। जैसे मेरी हेल्थ इंश्योरेंस मेरी जो है इंश्योरेंस 20 लाख की हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो 20 लाख मुझे दे दिए, मैं उसकी साल की जो है ना मुश्किल से कोई 20,000 या 30,000 की किस्त अदा करता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह इतना की डिफरेंस है, सरकार ने सिर्फ प्रीमियम पे करना है। अब जहां पे सरकार जो है वो अवाम को जिबा कर रही है वो ये है, और केपीके में ये हो चुका है वैसे बाय द वे, वो ये है कि वो लिमिट मुकर्रर करती है कि जनाब हनीफ कमर साहब हॉस्पिटल जाएंगे तो इनको डॉक्टर की फीस इतनी मिलेगी, इतने पैसे डॉक्टर की फीस के मिलेंगे। ठीक है, वहां पे जाते हैं, वहां पे मतलब फर्ज करें, कहा गया कि 1000 रुपए मिलेंगे। जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है उस डॉक्टर की फीस, प्राइवेट डॉक्टर की फीस 2000 रुपए है। तो वो आपका कार्ड लेके कहता है कि भाईजान 1000 रुपया तो मैं इधर से ले लूंगा, 1000 रुपया आप अपनी जेब से इनायत कर दीजिए। अब हनीफ कमर साहब के दोस्त हैं डॉक्टर साहब ये जो सामने बैठे हुए हैं, आप इनके पास जाएंगे तो हो सकता है कि ये आपसे 1000 रुपया फीस भी ना लें, तो आप कहेंगे कि यार कार्ड तो मेरे लिए लायबिलिटी हो गया ना। बिल्कुल सही, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। इसी तरह इसके अंदर ओपीडी शामिल नहीं है। आपको नजला जुकाम खांसी बुखार हो जाता है तो आपको ना सिर्फ के डॉक्टर को अपने पल्ले से दिखाना है बल्कि अपनी दवाई भी खुद खरीदनी है। और इसमें ये बड़ी बड़ी वबाई अमराज का भी जिक्र नहीं है, ये डेंगू है, कोरोना है, ये बीमारियां जो आ रही हैं। देखिए, डेंगू है, कोरोना है, 2-3 ऐसी बीमारियां जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज बहुत महंगा है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बहुत सारे मरीज़ हैं, इसी तरह बहुत सारी और टाइप्स हैं। बांझपन का इलाज नहीं है, नफसियाती बीमारियों का इलाज नहीं है। अगर आप खुदकुशी की कोई अटैम्प्ट करता है, सुसाइडल अटैम्प्ट्स करता है, उसके ऊपर जो खर्चा है वो है। एडिक्शन इसमें वो नहीं है, कवर नहीं है। एडिक्शन के जो एक्सपेंस है ना ट्रीटमेंट के, वो भी इसमें नहीं है। तो रिजवान साहब, ये जितना प्रीमियम भी हुकूमत इकट्ठा करके इन कंपनियों को देगी, वो प्रीमियम भी आपकी और मेरी जेब से ही जाएगा ना, तो वो भी तो काफी बनता है। जी बिल्कुल, हमारे हेल्थ बजट से जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पहले इसमें था कि सिर्फ स्टेट लाइफ शामिल होगी और सरकारी अस्पताल शामिल होंगे। जी,
और पूरी कौम को ये मिल जाएगा। अब जिस तरह अंधाधुंध जनाब वजीर आजम ने या पीटीआई ने इसके अंदर वो शामिल किए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, उनकी वजह से ना जिसे कहना चाहिए कि रगड़ा ही निकल गया है। इस स्कीम की, इस कंसेप्ट की जो पूरी सिलसिला था उसका बेड़ा ही गर्क हो गया। जो तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट था वो सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए था। बिल्कुल, हाँ, अगर ये और होता तो सरकारी बहुत बेहतरीन होता। हॉस्पिटल एफिशिएंट होते, नए सरकारी हॉस्पिटल सरकार बनाती और सरकारी हॉस्पिटल एफिशिएंट होते जाते, लोग प्रोफेसरों की प्राइवेट जो प्रैक्टिस थी उनको इन हॉस्पिटल्स में ही इतना कुछ मिलना शुरू रहता कि वो ना करते और वो यूं ज्यादा देर के लिए मरीजों को दस्तयाब रहते। वो तो कंसेप्ट ही खत्म कर दिया गया, मार दिया गया है। और ये इस कार्ड का अब्यूज होगा। निजी हॉस्पिटल जो हैं वो गरीब पेशेंट के साथ मिलके इसको बड़ा खौफनाक हद तक अब्यूज करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये कोई जो हेल्थ की टीम है हुकूमत की, वो नहीं ब्रीफिंग देती कि ये जिस तरह का जिक्र कर नहीं, रहे सारी चीज़ें हैं जैसे रजी साहब अभी कह रहे हैं। जो पहले मंसूबा था वो यही था कि ये पब्लिक सेक्टर में होगी और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया और जो बातें निकल के आई वो ये था कि पब्लिक सेक्टर में इतनी ज़्यादा नहीं है कैपेसिटी कि वो सारे पेशेंट्स को कैटर कर सके। तवील ये घड़ी गई। लेकिन ये है कि जब आप एक चीज़ कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं तो उस स्टेप की रिक्वायरमेंट्स हैं पहले वो तो पूरी कर लें। आप बात करते हैं अभी पिछले दिनों ये हो गया कि जी आपने ओपीडी जो है ना वो 2 बजे के बजाय 4 बजे तक करनी है। आपने 2 घंटे एक्सटेंशन का एक लेटर निकाल दिया, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप इसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं। वही जो रजी साहब बात कर रहे थे कि जी प्रोफेसर जो हैं वो अवेलेबल होंगे फॉर द मोर टाइम कंपैरेटिवली जो पहले थे, तो कोई लाया अमल नहीं बना गया। और जो अपेरेंटली ये लग रहा है कि अगर हॉस्पिटल और इंश्योरेंस का बंदा जो उस काउंटर के ऊपर बैठा हो, अगर वो दोनों मिल गए तो रजी साहब की बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा कि इसका बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होगा। तो अभी इससे दूसरा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका हॉस्पिटल्स का पूरे मुल्क में, और ये ग्रास रूट लेवल तक है आपके रूरल हेल्थ सेंटर्स से लेकर ये टीचिंग हॉस्पिटल्स तक, तो ये कितना इफेक्ट होगा इससे? देखिए इफेक्ट आपको पता है, टोटल शिफ्ट चला जाएगा प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर, टोटल। बिकॉज यू नो पहले ये था कि जी आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वहां पर आपके पास पेइंग क्लास नहीं आते होगा, उसकी पहली प्रायोरिटी मैं प्राइवेट कराऊंगा। प्राइवेट में ये कि अगर आपके पास 10 लाख का प्रीमियम है तो हो सकता है कि आपके 4 विजिट के ऊपर 2 विजिट के ऊपर हो जाए। और रजी साहब ने बात की, रजी साहब ने कहा कि जाएंगे वो डॉक्टर कहेगा कि ये 2000-2500 तो मेरी फीस लिमिट्स, उसमें लिमिट्स है ना, उसमें लिमिट्स हैं। उसमें ये कि आप अगर आप एक दफ़ा इंडोर में जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि रेयरली आप जाते हैं, हमारे यहाँ तो ओपीडी के ज़्यादा अखराजात है ना, ज़्यादा पेशेंट आप जाएंगे, आप एक दफ़ा फॉलोअप कर सकते हैं। एक दफ़ा आप गए, एक और फॉलोअप अलाउ होगा। डेंटिस्ट्री का इसमें इलाज नहीं है, नफसियाती बीमारियों का इलाज नहीं है, इसमें हादसात में होने वाली जो आपकी इंजरीज़ हैं उसका इलाज नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसमें कवर्ड नहीं है, इंजरीज़ का भी नहीं है, इंजरीज़ नहीं है, ठीक है। अब एक तो बहुत सारी बीमारियां निकल गई। इसमें फिर है क्या, ये इसमें इंडोर है, कार्डियोलॉजी है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर है, इंडोर है, या फिर मेडिसिन है। जितना भी आपका मैदे की बीमारियां, लाइक जो जिनके लिए मरीज को एडमिट करना लाजमी है, इंडोर सर्विसेज हम उनको कहते हैं, वो इसमें कवर्ड हैं। उसमें भी बहुत सारी जो किस्में मैंने आपको पहले गिनवा दी हैं वो उनकी कवरेज अभी नहीं है। तो आपके ख्याल में इस सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, या ये जिस तरह के एक रजी साहब ने कहा कि बड़ा रगड़ा लगेगा इससे आम आदमी, नहीं, तो ये रगड़े से कैसे बचा जो पहला ये एक था प्लान कि आप पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करें, उनको ऑर्गेनाइज करें, उनको आप इंडिपेंडेंट कर दें और इंडिपेंडेंट करके वहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मुतारिफ कराएं। उससे ये होता कि एक तो आपका हॉस्पिटल जो है वो घाटे से निकल के कम अज़ कम ये था कि अपने एक्सपेंसेस बीट करना शुरू कर देता, और जो आपका हेल्थ बजट है, जो आप पैसे लगाते हैं, जो आप परचेज पे लगाते हैं, कम अज़ कम ये था कि वो आपको इंश्योरेंस कंपनी से वो प्रीमियम मिलता भी सही, लेकिन वो नहीं हुआ। अब अगर इसको पब्लिक सेक्टर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मंसूबा है। लेकिन जब प्राइवेट की आप बात कर रहे हैं, अभी हम इलाज कराना शुरू कर दिया लोगों ने, ये 20-22 अगस्त से फैसलाबाद में भी लागू हुआ है और कुछ हॉस्पिटल की हालात मुझे पता है। अब ये है कि प्रीमियम हॉस्पिटल ने इलाज कर दिया लोगों का, जब उसको एक ख़ास हद तक प्रीमियम के पैसे या क्लेम नहीं मिला, उसने उसके बाद कहा जी अब हेल्थ कार्ड यहाँ पे जो है ना वो अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट प्रीमियम जब नहीं भरेगी तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको सरकार की तरफ जाना पड़ेगा, और सरकार को आप ऑलरेडी पहले वहाँ पर निज़ाम आप बर्बाद कर रहे हैं। वो ऑलरेडी निज़ाम आपके सामने है, जो हालात वाक़यात हैं।
और सारी चीज़ें आप उन चीज़ों का चश्मदीद गवाह हैं जो हालात वहाँ पे जाते हुए आपको फेस करना इसमें एक पड़ता है। और जो क्लैरिटी जिसकी तरफ इशारा किया रिजवान साहब जी। ने, वो ये भी है कि जब आप जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इसमें हर चीज के अलग अलग पैसे डिफाइन हैं बिल्कुल कि बेड के मामले में आपको इतने पैसे बिल्कुल। मिलेंगे, रूम के इतने मिलेंगे, मेडिसिन के इतने मिलेंगे, डॉक्टर की फीस के इतने मिलेंगे। सर वो तो पैनल पे जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हमने भी कहीं काम किया, हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, उसमें लिखा होता है कि 6,000 आपके रूम चार्जेस हैं, ठीक है। अब 2,000 अगर हॉस्पिटल के चार्जेस 10,000 हैं तो वो कहेगा 6,000 तो आगे ना कार्ड से आप बिल्कुल 4,000 आप नकद दें। 4,000 आप देते हैं। तो फिर कैसे आम आदमी कैसे ये मैं मुफ्त यही इलाज कह रहा कराएगा? हूँ कि ये जैसे आप कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा दे दिया कि आपने बता दिया जी आप किसी अच्छे हॉस्पिटल जा सकते हैं, आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसके ऊपर क्या क्या सर्विसेज आपको मिल रही हैं, उन सर्विसेज के ऊपर लिमिट क्या है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एक वेस्कुलर सर्जरी करवाएं, मुझे आप ये बताएं, तो क्या वो 10 लाख में हो जाती है? नहीं होती, क्योंकि एक एक सर्जरी कितने पैसे हैं। आप बाकी के जो जितने सारी बीमारियां अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से इंडोर या आप कम से कम सर्जरीज करवाएं तो आपको पता है कि वो 2 या 3 और विजिट में उसमें आपके भी पैसे जो है वो ओवरऑल बजट नहीं है सर्जरी का। ओवरऑल नहीं है, एक लिमिट डिफाइंड है। ओवरऑल नहीं है कि आप ये सर्जरी कराएं इतने पैसे में। बिल्कुल। उसमें ये है कि आपको रूम की मद में इतने मिलेंगे, बिल्कुल। मेडिसिन की मद में इतने डॉक्टर की मिलेंगे, कंसल्टेंसी इतनी consultancy मिलेगी, के मामले मेडिसिन में इतनी इतने मिलेगी। और उसमें आपको अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप बिल्कुल। जाते हैं तो वहां पे जो आपके लिए बजट मुकर्रर किया है ना रूम का, वो उससे उससे कहीं ज्यादा कहीं होगा। ज्यादा होता है। आपको नकद पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर नहीं जाके ना आपको भी करनी पड़ेगी तो ये होगा कि हॉस्पिटल अपने पैसे आपके, मैं वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि वो हॉस्पिटल आपके अपने पैसे कार्ड से पूरे कर लेगा एक विजिट में। एक विजिट के पूरे हो गए, उसके बाद अगली दफा आप जाएंगे आप क्या वो कहेंगे कहेंगे, वो आपका कहेंगे जी कार्ड आपका कार्ड की आपकी लिमिट inactive है एक्सीड हो आपका। चुकी है अब। लिमिट एक्सीड हो ये बात है। दूसरी बात ये कि पब्लिक सेक्टर का जो पूरे का पूरा सिस्टम है, इसका एक रोड मैप होता, पब्लिक सेक्टर जितने सारे हॉस्पिटल्स हैं उनको आप स्ट्रेंथन करते, आप उनको इंडिपेंडेंट कर देते कि जी आपने जैसे कह रहे थे ना, उसमें भी डॉक्टर कम्युनिटी का कुछ लोगों इसमें का हम कंसर्न ये है। मजीद भी प्रोग्राम करेंगे और बात को भी जारी रखेंगे और पीपीएमए का इस पे क्या मौकफ है वो भी हम बिल्कुल। लेंगे, पीएमए का क्या मौकफ है वो बिल्कुल। भी लेंगे, हेल्थ के दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका मौकफ भी लेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नाजरीन प्रोग्राम जारी है, मेरे साथ रहिए। जी नाजरीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। बात कर रहे हैं हम सेहत इंसाफ कार्ड की और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहरयार साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ये हेल्थ कार्ड के बारे में कि किस तरह इससे आम आदमी को फ़ायदे की बजाय कुछ सेक्टर्स को नवाजने की कोशिश की जा रही है। तो डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, यहाँ पे डॉक्टर शहरयार कह रहे हैं कि इसकी बजाय बेहतर ये था हेल्थ इंसाफ कार्ड की बजाय कि हुकूमत जो है सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इन्वेस्ट करती, सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर करती, इससे आम आदमी को ज़्यादा फ़ायदा होता बजाय इसके कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियों के ज़रिए हेल्थ कार्ड के ज़रिए रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहते हैं इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें एक सेहत के साथ साथ, सेहत की फराहमी के साथ साथ इस हेल्थ कार्ड का एक समाजी, मुआशरती और इक्तिसादी पहलू भी है। हमें उसका भी मजबूत खातिर जरूर मैं समझता हूँ कि हमें रखना चाहिए कि हमारा मुआशरा तबकाती निज़ाम का मुआशरा है। इस तबकाती निज़ाम मुआशरे के अंदर और आप जैसे और बाकी मतलब जो भी मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं वो हमेशा ये कहना बड़ा अच्छा समझते हैं, दुखी इंसानियत, गरीब अवाम, गरीब मरीज, दीज आर द मतलब वर्ड जो कि हम हमेशा सुनते हैं, अपने हुक्मरान तबकों से भी सुनते हैं, बाकी लोगों से भी ये लफ्ज सुनते हैं। वेयर मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के नजदीक और हमारे मुल्क के नजदीक कतई तौर पे ना कोई गरीब है, ना ये हर एक का इस्तेहकाक है कि वो सेहत की सहूलियात, तालीम, ये बुनियादी है जो कि हुकूमत ने फराहम करनी है, रियासत ने फराहम करनी है। जब मजीद मैं स्पेसिफिक होकर बात करूँ तो अब ये कहना कि जो सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड के कुछ पॉजिटिव पहलू हैं, सेहत कार्ड के यकीनी तौर पे
जैसे डॉक्टर शहरयार साहब ने फरमाया, इसके लिए नेगेटिव पहलू भी होंगे और बिल्कुल उसके साथ नेगेटिव पहलू होते होंगे, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं समझता हूं कि इसके अंदर जो अपराइट मिला है लोगों को, कि लोगों ने जो इसके हवाले से एक एहसास हुआ है कि जी हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते थे या हमारे पास पैसे की ऐसी नहीं थी और हम इलाज मुआवजे से महरूम रह जाते हैं, तो क्रॉनिक एलमेंट के अंदर जो एक इसके साथ साथ अगर हुकूमत ने, और ये दोनों को अलग देखना चाहिए, जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं और ये जो स्पोर्टिव प्रोग्राम से के हवाले से शुरू किया, दीज आर टू डिफरेंट एंटिटीज। अगर हम इसी को करके देखेंगे एक्सपेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शहरयार साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया प्लेस। ये आपके जो हेल्थ केयर सिस्टम जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है उससे अलग ये एक्सपोर्टिव प्रोग्राम है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी यही कह रही है कि इट इज इन एडिशन। अगर इसको एडिशन के तौर पे है तो मैं समझता हूँ ये बड़ा बेहतर है, और अगर ये नेमुल बदल है तो एज अ नेमुल बदल मतलब एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और मैं जाती हैसियत से भी इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। ये नेमुल बदल हो नहीं सकता। आप जानते हैं कि इस कार्ड के ऊपर स्पेसिफिक डिजीजेज हैं जिसके बारे में, कि उन डिजीजेज के ऊपर जो इनसे हम इलाज मुआवजे की हमारे जो मरीज दोस्त हैं वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आपने देखा कि अभी पिछले दिनों जब डेंगू था, डेंगू की खातिर इस कार्ड के ऊपर उन्होंने कहा कि ये तो इसके ऊपर है ही नहीं है, ये कोविड के भी वबा आई है, कोविड की खातिर जाए तो वो कहते हैं जी कोविड तो इसको कवर ही नहीं करता। तो ये एक इंश्योरेंस की एक खास जो डिजीज है उनके ऊपर ये कार्ड अवेलेबल मतलब किया हुआ है। और मैं मतलब ज्यादा वक्त ना लेते हुए ये भी आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हमीद लतीफ जैसे, या मतलब आई एम सॉरी के नाम मैं ले रहा हूँ, कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, मतलब सर्जी मेडा जितने भी हैं, इन लोगों ने अगर इसके साथ, और शौकत खानम ने, कि शौकत खानम जैसे अस्पताल, शौकत खानम में तो सर ये चल ही नहीं रहा, शौकत खानम में तो आप जा नहीं सकते। आप मेरी बात अगर बात मुझे मुकम्मल करने देते तो जी फरमाइए जी। तो वो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर बाकियों के साथ है, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, कि शौकत खानम के अंदर ये क्यों नहीं है, जबकि हम कहते हैं कि फलाही इदारा है और मतलब ये दरवेशों का इदारा कि जहां पे किसी को इनकार नहीं किया जाता, तो शौकत खानम के अंदर भी इसको मतलब इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तो इससे आगे बढ़ के एक बात करने जा रहा हूं, वो बात ये है कि दीज आर द नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, कि जिसके ऊपर तस्लीम कर दिया हेल्थ प्रोफेशनल्स ने कि हम इस मतलब उसके ऊपर जो है, जो रेट इन्होंने फिक्स किया है उसके ऊपर हेल्थ सर्विसेज देने को तैयार है। अगर उस पर तैयार है तो हुकूमत जो हम मतलब डे वन से एक शोर डाल रहे हैं कि हमारे कोई ना कोई कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बना था, अभी तक 10 साल के अंदर उसके अंदर ये पेंडिंग पड़ी हुई है कि कैटेगराइजेशन ऑफ द हेल्थ इंस्टीट्यूशन के बारे में, फीस के बारे में। एक अस्पताल है, एक वही ऑपरेशन जो 5 लाख के अंदर कर रहा है, एक वही ऑपरेशन जो दूसरा अस्पताल जो है वो 6,000 या 15,000 के अंदर कर रहा है। तो देयर शुड बी समथिंग जो कि इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। और इस हेल्थ कार्ड के ऊपर, जो कि हो सकता है कि अभी आपके जिम्मे जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें ये बात ज्यादा फिट ना आ रही हो, जो मैं मतलब अभी इसका तस्करा करने जा रहा हूँ, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा काबिल कदर है और बड़ा ये हकीकत पसंदाना है। आप क्योंकि एक स्टेक होल्डर है इस पूरे सिस्टम के, तो आपकी राय बड़ा वजन रखती है, हम इसको अहमियत देते हैं। तो आपकी बहुत मेहरबानी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हेल्थ कार्ड, इफ इट इज कंसीडर्ड टू बी एज एन एडिशनल सपोर्ट, वी अप्रिशिएट। जरूर हुकूमत की हम बल्ले बल्ले मतलब तालियां बजाते हैं सारे काम के लिए, लेकिन अगर इन्होंने कट लगाने हैं उसी के ऊपर के जो हमारे ऊपर फंडिंग की जाती है हेल्थ सिस्टम में, तो कतई तौर पे ये कबूल नहीं है। ना पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को कबूल है, ना ही मैं समझता हूँ कि मुआशरे के अंदर किसी को कबूल होगा। हमारे हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ डॉक्टर शहरयार साहब से कि बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने फरमाया कि उनको स्ट्रेंथन करना इंतहाई जरूरी है। और उनको जब तक हम स्ट्रेंथन नहीं करते, इस मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर, इन शहरों, तहसीलों और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, हम सेहत के मसाइल को जो हल नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक कि पैरेलल ये दोनों चीजें हैं। सेहत इंसाफ कार्ड एक तरफ चल रहा है जो कि अपलिफ्ट ऑफ द लोअर क्लासेस की खातिर है, उनको एक मतलब स्ट्रेंथन करने की खातिर है, और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि खुश आइंद बात है। लेकिन फिर मैं दोबारा डॉक्टर अशरफ साहब की बात लगता है कि बड़ी हकीकत पसंदाना सी बात लगती है कि अगर ये एक स्पोर्टिव प्रोग्राम है बिल्कुल, तो फिर तो इस पे इस कदर तनकीद नहीं होनी चाहिए। चले स्पोर्ट आप यूं कह सकते हैं कि बहुत बड़ी स्पोर्ट नहीं है, लेकिन बड़ी बीमारियों में स्पोर्ट तो है, अगर सारी बीमारियों में नहीं भी है। बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा कि क्रॉनिक एलिमेंट्स में एक पेशेंट के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है, लेकिन ये कि इसका बजट जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम के बजट से ही निकाला जा रहा है।
अच्छा, ये हेल्थ केयर सिस्टम के कहाँ बजट से से आया? निकलेगा? आपने जो 399 अरब की आपने बात की और अभी तक आपने 80 अरब पंजाब में लगाए हैं या इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर लगाए हैं, तो आप पहले तो ये पता करें कि वो कहाँ से आए हैं। वो भी हेल्थ केयर सिस्टम का ही बजट है, जिसको बेसिकली डिवाइड करके कट लगा के अभी बाकी के कट लगेंगे। बाकी की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई बात नहीं है कि बाकी का पैसा कहाँ से आएगा, वो ऑब्वियसली हेल्थ केयर सिस्टम से ही निकाला जाएगा। डॉक्टर साहब, इसका प्रीमियम तो देना ही है ना हुकूमत ने इंश्योरेंस कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को, तो वो प्रीमियम फिर कहाँ से देगी हुकूमत? उसी बजट से डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि लगाएगी। ये देखिए, मैंने जो आपसे अर्ज किया था ना कि इसका एक इक्तिसादी पहलू है। जी। ये हुकूमत एक इंडिविजुअल पेशेंट के हवाले से इसका इक्तिसादी पहलू बनता है, और दूसरा यकीनन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कट लगा के जो किए वो वाला अगर होगा। अगर कट का मुझे इल्म इस चीज का नहीं है, मैं मतलब इस अपनी एक जाहिलाना की जो है उसका इकरार करता हूँ। मुझे इसका कथित तौर पर अभी अहाता नहीं है कि इन्होंने ये कट लगा के और अभी इस सिस्टम को किया है। मुस्तकबिल में करने अगर जा रहे हैं तो मुस्तकबिल की बात डॉक्टर साहब वेल इन्फॉर्म्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं और मैं बड़ा कैटेगोरिकली जो मैंने स्टेटमेंट दी है, एंड आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट, कि इफ इट इज द कट और इस बच के साथ है तो यकीनी तौर पे ना तो ये कामयाब होगा, मतलब ये फारिग हो जाएगा प्रोग्राम, बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा, इसकी ना कोई वक़्त रहेगी और ना इसकी कोई अहमियत रहेगी। डॉक्टर साहब, हम इस हेल्थ कार्ड पे, चूंकि एक बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है, इस पे हम मजीद भी प्रोग्राम करेंगे और आपको मजीद भी हम जहमत देंगे इस पे आने वाले वक्तों में। हमारी ये ख्वाहिश होगी कि आप इस पे मजीद स्टडी करें, इंफॉर्मेशन लें, ताकि हम इस पे मजीद अच्छे तरीके से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू डिस्कस कर सकें। और अगर ये वाकई पॉजिटिव है, जिस तरह हुकूमत जिस बात का पब्लिसिटी कर रही है, तो फिर तो इस बात की तहसीन करनी चाहिए हमें कि एक हुकूमत ने अच्छा पैकेज दिया है। और अगर इसमें कोई नेगेटिव है जिनकी निशानदेही करके इस्लाह हो सकती है, तो हमें उस जानिब भी तवज्जो दिलानी चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कथित तौर पे कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि अगर हुकूमत का ये आसन कदम है, वी शुड सपोर्ट इट, अप्रिशिएट इट। और अगर हम समझते हैं कि हमारी जेब से लेके जो भी हमारी जेब से लिया हुआ पैसा है, ये हुकूमत ने मतलब कोई खैराती चंदा तो है नहीं है, ये हमारी टैक्सेशन का पैसा है। और जो ये लोग कहते हैं उस बात में वजन है कि अगर इसके साथ किसी भी इंश्योरेंस और किसी को भी नवाजने का ये तरीकेकार निकाला गया है और एक नया तरीकाकार हो सकता है, ऐसा हो, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं मतलब अपनी इस सादगी या जहालत का इकरार कर रहा हूँ, तो उस हवाले से अगर है तो यकीनी तौर पर इसको हम डॉक्टर साहब, आप कंक्लूड करें, आखिरी चंद सेकंड है प्रोग्राम के। डॉक्टर अशरफ साहब ने बेसिकली पूरी क्या कहते हैं कूजे को, दरिया को जो कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने यही कहा कि अगर ये एडिशनल सपोर्ट है तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली इसको हम जो है वो अप्रिशिएट, इस पे सोचना चाहिए, हमें भी आवाज बिल्कुल। और अगर ये एडिशनल सपोर्ट है उसके बावजूद मैं तो ये कहता हूँ कि आपको इसको रेगुलराइज करना चाहिए, आपको इसका कंट्रोल, इसका मैकेनिज्म, वही डॉक्टर साहब ने बात की कि आपने अभी तक हेल्थ केयर सिस्टम में जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आपने बनाया था कि जी रेगुलेट करेगा जो फीस है डॉक्टर की या जो चार्जेस हैं हॉस्पिटल के, प्राइवेट सर्विस, आपने अभी तक उनमें ही कोई आप बैलेंस नहीं ला सके हैं, तो फिर कैसे आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे? डॉक्टर साहब, गुज़श्ता दौरे हुकूमत का और इस दौरे हुकूमत का हेल्थ के शोबे में अगर मुवाजना करें तो आपको क्या लगता है कि हमने इसमें बेहतरी लाए हैं या डिक्लाइन की तरफ गया ये शोबा? ये आपने खासा मुश्किल सवाल मुझसे कर दिया। मेरा ख्याल है चले आप कोशिश करें किसी को नाराज किए बगैर बात कर सके। इंशाल्लाह आइंदा के लिए सही, इंशाल्लाह मुआवजा भी पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब।